ग्लूकोज बनता कैसे है, ठीक है, इस चैप्टर में। और हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं और प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने कल आपको समझाया था, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि प्लांट पहले क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, हालांकि मैंने बहुत साइंटिस्ट के नाम भी आपको बताए थे। लाइट रिएक्शन करते हैं और लाइट रिएक्शन से क्या बनाते हैं, एटीपी, और क्या बनाते हैं, NADPH, ये बनाते हैं। और इनका यूज होता है तो, और फिर क्या करता है प्लांट, डार्क रिएक्शन। क्या करता है, डार्क रिएक्शन करता है। और आपको पता है लाइट रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। मेन तो सनलाइट है, यहाँ पे हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ क्लोरोफिल होना चाहिए एक, तीसरा यहाँ पे वाटर होना चाहिए। और इससे क्या होती है, लाइट रिएक्शन। इनका क्या होता है यूज, क्या होता है, इनका यूज होता है, प्लांट करता है लाइट रिएक्शन। और आपको पता है यहाँ से ठंडक दी है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ से लाइट रिएक्शन होगी तो क्या, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एक ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है ना, जो हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में। वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अब मैं बोल सकता हूँ कि दो टाइप से होता है, आपको पता है लाइट रिएक्शन, एक फोटोफॉस्फोरेशन, एक होता है साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। मैंने कल आप लोगों से ये कहा था कि अगर आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंसेस पता है तो इसका मतलब ये है कि आपको लाइट रिएक्शन लगभग लगभग कंफर्म है। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अब बेटा ये बताओ, एटीपी बन गया और हमने कहा था इनका यूज कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन में होगा। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में। कहाँ होती है, और आपको पता होगा डार्क रिएक्शन होती है ग्लूकोज, या इसे बोलते हैं CO2 फिक्सेशन साइकिल बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, CO2 की। किसकी पड़ती है, इसका यूज होता है। और यहाँ से बच्चों तीन टाइप के प्लांट हम बोल सकते हैं जो साइकिल करते हैं। एक होती है C3 साइकिल। क्या होती है, C3 साइकिल के द्वारा ग्लूकोज बन जाता है। एक हम बोल सकते हैं कुछ प्लांट में C4 साइकिल होती है, और कुछ प्लांट में होती है कैम साइकिल। कौन सी होती है, कैम साइकिल। मैंने कहा था C3 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्विन साइकिल। और इसको क्या बोलते हैं, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, ये तो बोलते हैं। और इसको तो कैम ही बोलते हैं। 80% प्लांटों में यही होता है C3 साइकिल। इसके द्वारा ग्लूकोज बनता है। 15% प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें CO4 साइकिल होता है, और 5% प्लांट होते हैं जिनमें कैम होता है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि C3 क्या होता है, C4 क्या होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग, आपको पता है इनके द्वारा होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। कल मैंने आपको ये बताया था कि जो CO2 होता है उससे ग्लूकोज बनता है, और जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो वाला ऑक्सीजन कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। बताया था आपको, हमको जो ऑक्सीजन मिलता है वो कौन सा होता है, वाटर वाला, और सही है। और जो ग्लूकोज बनता है वो कौन सा, CO2 फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन। मैंने आपको बताया था जैसे हम लोग होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद बनता क्या है, CO2, हम रिलीज कर देते हैं। प्लांट में भी रेस्पिरेशन ऐसे होता है, बस खाली फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। और उल्टा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे CO2 फिक्सेशन इसलिए होता है कि वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज बनाएंगे तो CO2 को फिक्स करके बनाएंगे। समझ गए आप लोग ये सब बातें। तो ये सब कल मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंसेस बताए थे। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि साइंटिस्ट कौन कौन आए थे और कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा था। जैसे हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने कहा था कि जैसे मैंने कहा था सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये सोच रहे थे कि प्लांट जो होते हैं वो खाना कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से, सॉइल से। क्योंकि कोई भी अगर पहली बार में देखेगा तो यही सोचेगा कि मिट्टी से ही लेते होंगे प्लांट। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई मिट्टी से नहीं, प्लांट खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अब मेन चीज ये थी कि फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे पता लगाएं क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, तो कैसे पता लगाया बताओ। जैसे एक साइंटिस्ट ने थे, उन्होंने पहले क्या देखा, उन्होंने एक वेरीगेटेड लीफ ली, उन्होंने देखा कि जो पार्ट हरा है वहाँ स्टार्च है, और जो पार्ट हरा नहीं है वहाँ स्टार्च नहीं है। ऐसे दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एक लीफ को डिप किया, और आपको बताया वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना पार्ट डिप किया हुआ था उसमें स्टार्च नहीं बना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और दूसरे पार्ट में स्टार्च बना। इसका मतलब पता लगा कि CO2 जरूरी होती है
लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे ही आपको पता है एक था बेल जार एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले ने किया था। उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया, एक जार लिया, उसमें चूहे को रखा और कैंडल को रखा, और उन्होंने देखा कि कैंडल और चूहा दोनों मर गए, यानी कैंडल बुझ गई, चूहा मर गया। लेकिन जब उन्होंने मिंट का प्लांट रख दिया तो वो सर्वाइव कर गए। इसका मतलब ये पता लगा हमें, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, सही, जिसमें हम सर्वाइव कर पाते हैं। और कैसे करते हैं आपको पता है भाई, हम CO2 छोड़ते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं वाटर स्प्लिटिंग से, तो हम लोग उसको ले रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है एंटागोनिस्टिक नहीं बोलेंगे, अपोजिट फंक्शन नहीं कर रहे हैं बेटा। प्लांट CO2 में बार बार कह रहा हूँ ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम ऑक्सीजन लेते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो डिफरेंस है ना। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है कि एक दूसरे पे, हाँ डिपेंड है, ये बोल सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपको पता है और साइंटिस्ट आए, एक आए एंगलमैन जिन्होंने क्लेडोफोरा पे किया। उन्होंने देखा कि उन्होंने बताया कि रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। उन्होंने क्या किया, क्लेडोफोरा एल्गा लिया और वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या करवाया, ग्रो करवाया। तो उन्होंने देखा कि ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया एक इक्वेशन थी, सीवी बॉन्डी बोलते हैं, जिन्होंने इक्वेशन दिया था। इन्होंने कहा था कि जो CO2 होता है उसका रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज, और जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो वाटर की स्प्लिटिंग से बनता है ऑक्सीजन, ना कि CO2 वाला, समझ गए। यहाँ पर टेक्निक का यूज हुआ था हाई आइसोटोपिक टेक्निक, जहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन का एक जो ऑक्सीजन था उसको 18 दे दिया, सही आइसोटोप। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पता लग गया कि CO2 वाला जो हमें कार्बन था वो कहाँ मिला, ग्लूकोज में, ठीक है। ये सब ऐसे एक्सपेरिमेंट होते। फिर मैंने आपको ग्राफ के बारे में कल समझाया था, मैंने समझाया था PS फर्स्ट PS सेकंड क्या होता है। हम लोगों ने ये भी समझा था PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये भी मैंने आपको बताया था। हाँ अरे जो हमारा पिछली कहानी ठीक है, उसी से रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर भी यहाँ तो पड़ेगा एक बार, रेजिस्ट्रेशन फिर से होगा। अरे अभी कर देना, अभी कर देना। हाँ बुक करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म जमा कर देना बाद में। और तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आप लोग ये बताओ मुझे, ये देखो पहले सुन लो, अगली साल के हिसाब से लेना, अभी तो कोचिंग चल रही है। अच्छा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। हाँ फॉर्म दे देना, क्या दिक्कत है, रखे रहेंगे हम, रजिस्ट्रेशन होने होंगे तो स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा भाई? वही डॉक्यूमेंट जो पहले थी आए जाती है मूल्यवास। अभी आपको पता है, अभी आज मैं न्यूज में शायद दिया है 25 लाख बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे। अब वो कौन कौन से 25 लाख होंगे समझ सकते हो। आज आपने न्यूज पेपर देखा था, उसमें न्यूज दी सही है, लैपटॉप मिल जाएगा कम से कम, कुछ तो गाने सुन लोगे लैपटॉप में। हाँ ये काम करोगे, क्या करोगे अंदर तो देखो। अभी आज मीटिंग हो रही है इस टॉपिक को लेके। ओवरऑल जितने बच्चे हैं यूपी में, सबको मिला के 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको, मतलब सब बच्चे, जैसे BSc में भी होंगे, MSc में भी होंगे, या इंटर में भी होंगे। 25 लाख बहुत हुए बेटा। सर जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया हमको कुछ नहीं मिला। अब तुम्हारा तो हो गया, तो फिर क्या हो चाहिए तुम्हें भाई, और क्या चाहिए, हमारे सो क्या आदि रहते हो कहना, कुछ तो मिल जाएगा, टैबलेट ही मिल जाए। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में आज मीटिंग चल रही है, ये बात की कि 25 लाख युवाओं को लैपटॉप मिलेंगे। अच्छा फ्री का तो मोबाइल पे अच्छा लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। कह रहा फ्री का पता चांस ही कह रहा। और दूसरा नहीं, बच्चों को इससे मतलब नहीं है, बच्चों को लैपटॉप मिल जाएगा। और अगर वो कटिंग में डाल देता है ग्रुप में, तो कल से बच्चे मुझे पता है बहुत ज्यादा यहाँ पे, लेकिन वो फायदा नहीं है, मैं जो भी ज्यादा देता नहीं हूँ। आज के अखबार में ये खबर दी है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, क्या 25 लाख युवाओं को लैपटॉप मिलेंगे टोटल जितने पढ़ रहे हैं, तो 25 लाख ही बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे। वो ये भी शामिल होंगे।
ठंडा लग कर दो पंखा ही बंद कर दो पंखा। अरे ये चला गया भाई। अरे क्या कर रही है? ये खोल दो क्योंकि लाइट नहीं है ना। अच्छी बात है फिर तो। बेटा कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज मैं आपको समझाऊंगा C3 और C4। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं मिलेगा तो भेज दूंगा आपको। तुम पहले पढ़ाई कर लो ना, फिर जाओगे। देखो ये लिखा है, ये आप लोगों ने लिखा था कवर। ये 25 लाख के वॉकर लैपटॉप का रास्ता साफ। यूपी में इधर फोन ले उन्हें दिखा दे। अब सबको मत दिखाओ, ये कोई जरूरत नहीं है ऐसा होगा, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है हम लोग। तो अभी तो ये न्यूज़ दे रहे हैं कि यूपी में 25 लाख युवाओं को लैपटॉप का रास्ता साफ होगा। मतलब आज शायद मीटिंग बैठ रही है, अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को मिल ही जाएगा किसी एक हिसाब से, क्योंकि आप लोग अभी रनिंग में हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो अब 25 लाख का मतलब समझ रहे हो, हर एक व्यक्ति आ जाएगा इसमें, इलेक्शन भी दिला सकता है इसमें। 25 लाख का मतलब है कि बीएससी एमएससी से जोड़ लेंगे, अवधि वाले जोड़ लेंगे, इतने बच्चे, मतलब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको मिल जाएगा एक ऐसा समझो। जिनका कहीं ना कहीं एडमिशन है उनको मिल ही जाएगा। 25 लाख बहुत हुए ना यूपी में, खाली 25 लाख। अब वो इसीलिए ना कि आपको पता है इलेक्शन आने वाला है, 27 में सब कुछ हो रहा है। तो अभी तो वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। सही है, चलो पढ़ाई कर लो पहले। सर 25 लाख है क्या लैपटॉप? और 25 लाख का मिलेगा क्या? समझ रहा है बेटा? ये देखो अब समझते हैं हम लोग कुछ चीजें। अब वो खुशी रख दो, ठीक है। मुझे पता है लैपटॉप पर तुम गाने सुनो, कुछ नहीं करोगे, अगर मिल भी जाएगा तो। यहाँ देखो बच्चों, बस लैपटॉप इतना अच्छा लगता है मुझे तो, हाथ में पकड़े हो, ऑफिस जा रहा है तो हाथ में पकड़े हो, या फिर ट्रेन में जा रहा है तो खोल लो आराम से, देख लो उसमें क्या है और कुछ नहीं। ये से लगती है ना, ठीक। यहाँ देखो, कल मैंने आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में बताया था। जल्दी जल्दी मुझे डिफरेंस बताओ। बोलो मत। मैंने कहा था साइक्लिक का बेटा लाइट रिएक्शन होता है, पहले कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और आपको होता है लाइट रिएक्शन में जो होता है वो फोटोफॉस्फोरेशन होता है, यानी एटीपी बनाना होता है। और वो दो टाइप से बनते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। आप लोग बच्चों मुझे बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस मैंने क्या क्या बताए थे, जल्दी सुनो। साइक्लिक में मैंने कहा था ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, बोथ पीएस फर्स्ट एंड सेकंड इन्वॉल्व। दूसरा मैंने कहा था साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फेरिडॉक्सिन। और वहां पे कौन होता है? पीओ5 या फिर पीक्यू, दोनों नाम दे सकता है वो।
तीसरा मैंने कहा था कि बताओ साइक्लिक में क्या ऑक्सीजन लिबरेशन होगा? नहीं, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग यहाँ नहीं होता है। अब वहां वाटर स्प्लिटिंग होता है नॉन साइक्लिक में, तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन लिबरेशन होगा। अगले मैंने कहा था कि यहाँ पे साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे कैसा होता है? नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम बोलते हैं उसको। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे साइक्लिक में खाली एटीपी बनते हैं और नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि साइक्लिक अब हो गया वो लाइट रिएक्शन हो गया, और आपको पता है लाइट रिएक्शन हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में हो गया। यहाँ पे प्लांट ने क्या बनाया? एटीपी और एनएडीपीएच। अब इनका प्लांट यूज करेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब साइक्लिक नॉन साइक्लिक से बने एटीपी यूज होंगे किसमें? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन प्लांट में 3 टाइप से हो सकती है, या तो कैल्विन साइकिल होगी, या फिर हैच एंड सेलेक्ट पाथवे होगा, या फिर हो सकता है कैम पाथवे। क्या हो सकता है? कैम पाथवे। यानी कि 3 टाइप से होता है। हालांकि C4 और कैम में डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए आपकी किताब ने C3 और C4 के बारे में बताया, कैम के बारे में नहीं बताया। बेटा जैसा C4 में होता है बिल्कुल वैसा ही कैम साइकिल में होता है, बस वहां डिफरेंस होता है रात और दिन का। आपको पता होगा जो प्लांट रेगिस्तान में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, वहां पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा धूप होती है, तो इसका मतलब यह है कि स्टोमेटा दिन में कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और अगर स्टोमेटा दिन में क्लोज रहेंगे तो दिन में वो प्लांट गैस सेक्शन कर नहीं पाएगा, वो रात में करेगा। इसका मतलब यह है कि वो प्लांट CO2 लेके मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लेता है अपने वैक्यूल्स में, और जब अगले दिन को लाइट आती है तो करता है लाइट रिएक्शन, उसके बाद करता है डार्क रिएक्शन। समझ गए? तो मुझको तो यहाँ पे C3 और C4 में अगर डिफरेंस पता लग जाए तो हो जाएगा। सही है? तो हम लोग एक करके चीजें समझते हैं, पहले C3 समझेंगे उसके बाद C4 समझेंगे। और मैंने आपको ये भी बोला है बेटा कि C3 साइकिल और C4 साइकिल में अगर आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पता है तो इसका मतलब यह है कि आपको फोटोसिंथेसिस से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम लोग पहले थोड़ा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, फिर समझते हैं हम लोग। ठीक है? यहाँ देखो बेटा, मैंने ये बताया भाई आपको, इधर देखो, लाइट रिएक्शन होगा, सही है? और लाइट रिएक्शन से बेटा मैंने कहा कि हमें क्या मिल गए? एटीपी और एनएडीपीएच मिल गए। इससे एटीपी और एनएडीपीएच मिल गए। अब इनका हम क्या करेंगे? यूज किसमें? डार्क रिएक्शन में। यानी कि इनका होगा यूज, और वो कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन में। और बेटा आप लोग बताओ डार्क रिएक्शन कितनी टाइप हो सकती है? 3 टाइप से, C3, C4 और कैम। अब यहाँ ये होती कहाँ पे? लोकेशन बताओ इसकी, स्ट्रोमा में होती है। अच्छा दूसरी बताओ, डार्क रिएक्शन अगर पूछ रहा है किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है तो हाँ CO2 पर तो रहती है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच। हाँ CO2 तो यहाँ फिक्स हो ही रहा है, तो ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा। अगले अगर मैं दूसरा आपको बताऊं तो आप लोग समझ सकते हो। अच्छा हम लोग एक करके बात कर रहे हैं, बेसिक डिफरेंस समझते हैं पहले। ठीक है? C3 के और C4 के। सुनो देखो, अगर मैं एक तरफ लिख लूं केल्विन साइकिल, पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं जिससे आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लगता है आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है? और एक होता है बेटा हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। ठीक है? इसको बोलते हैं C4, इसको बोलते हैं C3। मैं कुछ आपसे बातें पूछ रहा हूँ, आप लोग ये बताओ, एक आपने साइकिल्स या प्रोसेस सुना होगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या सुना होगा? फोटो रेस्पिरेशन। कोई बच्चा बताएगा फोटो रेस्पिरेशन किस में नहीं होता है, कौन से प्लांट्स में, और किस में होता है, या दोनों में होता है? फोटो रेस्पिरेशन C3 में होगा और C4 में नहीं होगा। आपको लग रहा होगा सर ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बीच में आप नाम ले आए। बेटा फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है यहाँ समझो थोड़ा सी। यहाँ पे एक मेन एंजाइम होता है, इसका नाम होता है रोबिस्को। क्या होता है बच्चों? आपने रोबिस्को का नाम बहुत सुना होगा ना? सुना है? आपने सुना होगा रोबिस्को जो ओवर पूरा वर्ल्ड है सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन है तो कौन सा है? रोबिस्को। सही है? और एनिमल वर्ल्ड में कौन है? कोलेजन। ये दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। रोबिस्को एक एंजाइम है। क्या है बेटा? एंजाइम है, और ये मेन एंजाइम है जो क्या करवाता है? डार्क रिएक्शन, यानी कि ये करवाता है CO2 फिक्सेशन। ठीक है? मेन एंजाइम। लेकिन ये रोबिस्को पता है कैसा होता है? ये रोबिस्को एक ऐसा होता है, अगर इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है
सॉरी ये दो, अगर इसके पास CO2 ज्यादा है तो ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनवाएगा? जो प्लांट को चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हमें सही है। लेकिन अगर प्लांट के पास CO2 कम हुआ और ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन। तो बेटा ये पता क्या वो करता है, ये CO2 के साथ बाइंड ना होकर किसके साथ बाइंड हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये ग्लूकोज नहीं बनवाएगा, ये बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। और वो बनाता है तो उसका कोई प्लांट के लिए फायदा भी नहीं होता है, और जो लाइट रिएक्शन से ATP NADPH बने हैं वो भी क्या हो जाते हैं? खर्च। ये तो वैसा ही हुआ ना, जैसे आपके रुपए भी खर्च हो जाए और आपको जो मिलना चाहिए वो ना मिले। जैसे मान लो आपने क्या मंगाया, आपने मंगाया एक कपड़े मंगाए मीशो से, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने 2000 रुपए कर दिए पहले ही, अब आपने वो बॉक्स खोला, उसमें ईंटें रखी हैं, तो ये वही सा हो गया ना कि हमारा रुपए भी खर्च हो गया, हमें जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो यहाँ पे ऐसे सामने बोलते हैं उसके बाद डब्बा जो ही मंगाते हैं, फिर अगर नहीं है तो भी पैसे लेगा। चलो मैंने भी कुछ मंगाया था लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैं पहली बार बेवकूफ बना था वो चीजों से। बेटा ध्यान रखना, हमेशा तुम जब भी कोई चीज मंगाया करो, ऑर्डर किया करो, तो आप लोग इधर उधर की कंपनी है उनसे विश्वास मत किया करो। सबसे अच्छा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये लगभग चीजें सही लेके आते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, प्रोडक्ट अब उसका नाम नहीं बताऊंगा क्या था, उसमें ऐसी था 1800 रुपए का था, तो बॉडी के लिए पैसे मंगाया था, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने अब वो ऐसे प्रोडक्ट तो मंगाऊंगा तो सबके सामने ओपन भी नहीं कर सकते, थोड़ी चीजें प्राइवेट रहनी चाहिए ना, सबको ना पता लग जाए कि हाँ ये करना है। तो फिर क्या होगा, अब वहां वो मैंने चुपके से ले लिया और मैंने उसको पे कर दिया। मैंने कहा होगा यार, होंगे तो भाई। अब मैं रूम पे आया तो पता उसमें क्या निकला, उसमें जो ये होती है पत्थर, मतलब पत्थर छोटी बजरी निकली भाई। मैंने कहा यार कमाल है। मैंने उसको फोन किया वापस, तो बोला कि आपको पैकिंग के टाइम में वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे क्या पता तुम पत्थरी भेज रहे हो भाई। तो उसके बाद फिर मैंने ठीक है छोड़ दो, जाने दो प्रोडक्ट भी ऐसा रहा होगा, वो रिटर्न ऐसे तरीके से मैंने करवाया था, ऐसी जगह से मतलब मंगाया था कि वो रिटर्न होता ही नहीं, क्योंकि वो फेक है। अरे वो मैं करता तो सबको पता लग जाता कि क्या मंगा रहा है भाई, तो चीजें इसलिए तो यहाँ देखो समझ रहे हो, गलत नहीं है। देखो तो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा बेटा तो ये ग्लूकोज तो बनाएगा नहीं, और ये क्या बनाएगा बताओ, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, और जो प्लांट के लिए क्या होता है, वेस्टफुल। तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा ये बात कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है C3 में और क्यों नहीं होता है किसमें, C4 में। सही है, तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये हटा दो सब, सुनो सबसे पहले आप लोग एक बात सुनो, C3 और C4। बच्चों ये मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको बताना, ठीक है। जैसे पहला बताओ आप लोग, ये यहाँ पे जो C3 साइकिल होती है कौन सा में होती है, मीजोफिल साइकिल। कौन सा में होती है, यानी कि देखो आप लोग ये समझते हो C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें C3 साइकिल हो रही है C3 प्लांट बोल देंगे, और जिनमें C4 साइकिल हो रही है उनमें C4 प्लांट बोल देंगे। लेकिन मीजोफिल सेल में ये होती है, और ये किस सेल में होती है, बंडल सी सेल एक्स्ट्रा होती है, और साथ में कौन सी होती है, मीजोफिल। मतलब दो टाइप की सेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको पता है C3 इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो एक फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन होगा, 3 कार्बन, और यहाँ जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन होगा, 4 कार्बन। आपको पता है C3 प्लांट में जो फर्स्ट कार्बन बनता है वो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन। और जो यहाँ बनता है वो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन होता है, 4। पहले हम लोग साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है आपको। चलो किताब निकालो, क्योंकि अभी आपने सीधे के बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो क्या फायदा फिर ऐसे ग्रुप्स बनाने का। देखो कल हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था बेटा, आज हम लोग ये सब समझ लिया था। अच्छा आप लोग ये बताओ, कीमियोस्मोटिक हाइड्रोजन समझ गए थे आप लोग, ये वाला ये समझ गए थे क्या,
देखो सुनो सुनो, इसको समझ लो पहले थोड़ा सा। जो मैं बोलता हूँ एटीपी बनता है, एटीपी बनता है, सुनो सुनो बेटा, वो एटीपी ऐसे नहीं बनता है। आपको करना क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में क्या करने पड़ते हैं ज्यादा, और स्ट्रोमा में करने पड़ते हैं कम। क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन जब निकलते हैं किससे, F1 F0 पार्टिकल से, तो एडीपी की प्रेजेंस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं किसके प्रेजेंस में, एटीपी के प्रेजेंस, और बनता क्या है एटीपी। ये हाइड्रोजन आयन कैसे ल्यूमेन में ज्यादा होंगे और कैसे बाहर कम होंगे ये बताना होता है। ये वैसा ही सिस्टम है जैसे हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस पढ़ते हैं, जब क्या पढ़ते हैं ईटीएस, तो वहां पे भी तो ये होता है जी। वहां पे हम हाइड्रोजन कहाँ स्टोर करते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ कहाँ करते हैं, थैलेकोइड के ल्यूमेन में, सही है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और वहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। बस हमें समझना ये होता है कि हम यहाँ पे अंदर हाइड्रोजन ज्यादा कैसे करें और बाहर कैसे कम करें। आपके समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होगी, एक तरफ लो होगी, तो हाई टू लो जब ये मूव करता है F1 F0 पार्टिकल से, तो यहाँ एडीपी से क्या बन जाता है एटीपी। अब आपको तीन बातें याद रखना है यहाँ पे, कितनी बातें, तीन। पहला आपको ध्यान रखना कि जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो होता है इनर साइड। कहाँ होता है बच्चों, इनर साइड का मतलब है थायराइड के ल्यूमेन में। अब आप लोग बताओ जब वाटर का स्प्लिटिंग यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब इनर साइड में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अंदर क्या होगी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्लास्टोक्विनीन, जो पीक्यू हम बात कर रहे थे, वो होता है हाइड्रोजन कैरियर। कैसा होता है हाइड्रोजन कैरियर, का मतलब है वो बाहर से कहां लेके आएगा, अंदर साइड में। तो आप लोग बताओ बाहर कम होंगे और अंदर क्या होंगे ज्यादा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंजाइम होता है NADPH, जो NADPH बनवाता है, तो यहाँ पे ये एंजाइम होता है, ये आप लोग बताओ NADP मिलके H+ से क्या बना रहे हैं NADPH। और अगर ये NADPH बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कम और यहाँ क्या हो रहा है ज्यादा। और हमें यही करना है बस खाली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब यही तो है, और क्या है, हमें एक तरफ क्या करना चाहता है हाइड्रोजन आयन, और जब ज्यादा हो जाएंगे तो हमें क्या बनाना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एटीपी चाहिए और एटीपी हमें कब मिलेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर से कहाँ जाएंगे अंदर, और यहाँ पे एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा किसकी प्रेजेंस में, एटीपीएच एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या बना लेगा एटीपी। हम लोग जो बात करते हैं एटीपी बन गए, एटीपी बन गए, वैसे नहीं बनते हैं, ऐसी प्रोसेस से बनते हैं तब एटीपी बनते हैं। अब यहाँ के एटीपी आपको पता है कहाँ खर्च होंगे, डार्क रिएक्शन में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी वो कौन खर्च करता है, हम लोग। जब आपको पता होगा, जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब बॉन्ड टूटते हैं ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज, तभी तो एटीपी जब खर्च होता है तो क्या बनता है एडीपी, एडीपी, समझ गए। और जब एटीपी बनता है तो आपको पता है एडीपी के साथ क्या जुड़ता है, एक बॉन्ड, यानी कि फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है एटीपी। इसीलिए एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी की होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए हम लोग। तो जहां आपको पता है जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब वहां पे क्या होगी एनर्जी रिलीज, और वही एनर्जी हम क्या करते हैं अपनी जो रिएक्शंस काम कर रहे हैं उनमें क्या करते हैं खर्च करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे बस 3 पॉइंट ध्यान रखना, पहला वाटर का स्प्लिटिंग, दूसरा ध्यान रखना प्लास्टोक्विनीन का कैरियर होना, और तीसरा ध्यान रखना NADP से H+ जुड़ के क्या बनना NADPH। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये प्रोसेस कहाँ होती है, तो ध्यान रखना थाइलेकोइड के आउटर साइड में NADPH बनता है और इनर साइड में क्या होता है वाटर स्प्लिटिंग। समझ गए बेटा, ये समझाया था। ये एक प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड क्या कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहां पे हमें ये पता लगाना है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब एटीपी बन गया, अब हमको क्या करना है, इनका यूज करना है और क्या बनाना है डार्क साइड, मतलब हमें यानी कि डार्क रिएक्शन करना है। और डार्क रिएक्शन क्या मतलब हमें बनाना है ग्लूकोज, क्या बनाना है ग्लूकोज। चलो जब तक ये खुल रहा है क्या हो रहा है, जब तक ये ओपन हो रहा है हम वैसे बात करते हैं। 2 बजे से वो मार रहे हैं लपका विटामिन ए के लपका मतलब बार बार जा रहा है ना। सुनो आप लोग बच्चों ये बताओ मुझे, सबसे पहले आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग ये बताओ कि C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कितने बच्चों को पता है जो एक्सप्लेन कर सकता है।
अच्छा ये बताओ, चलो ये सुनो, ये बताओ C3 साइकिल होता है, C4 साइकिल होता है, ये बताओ मुझे C3 साइकिल में कितने ATP या NADPH खर्च होते हैं और C4 में कितने कितने होते हैं, किसके बच्चे को बताए? हाँ पता है। चार बच्चे सांत्वना तुझे बताए, और किसी को बताया यहाँ पे? C3 साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं, किसको बताया? तो बता ना। 3 ATP और 2, हाँ सही, एक साइकिल की बात कर रहे हैं। और अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो 18 ATP और 12 NADPH। मतलब एक साइकिल में C3 साइकिल में कैल्विन साइकिल में कितने खर्च होते हैं? 3 ATP और 2 NADPH। समझ गए आप लोग? और एक बात और ध्यान रखना बेटा, सुनो, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको पता है कैल्विन साइकिल कितनी बार चलता है? 6 टाइम, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन को फिक्स करेगा और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6, तो 6 कार्बन को फिक्स करेगा, तो इसका मतलब साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 बार। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, एक बात और सुनो, अगर मुझे एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, अब मैं बना नहीं रहा हूँ, अब मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो आपको पता है कौन साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किसे क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। आप लोग बताओ क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलता है एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए? 2 बार। ये मैंने कहा था, आप साफ साफ लिख लेना, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल चलता है 6 बार और एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्रेब्स साइकिल चलता है 2 बार। जब आपको ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का तो वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो बात किसकी है? रेस्पिरेशन की। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को बना रहे हैं। समझ गए? जो बात कहाँ की है? क्लोरोप्लास्ट की। तो कैल्विन साइकिल कितने टाइम चलेगा? 6 टाइम। सही है। अच्छा मुझे बताओ C4 साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं, किसी को पता है? C4 साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं, कितने NADPH खर्च होते हैं C4 साइकिल में? पता है किसी को? इतनी आसान बात आपको भूल गए, ये पहली बार सुना पड़ा हूँ। क्या 12 कितने? 5 ATP और 2 NADPH। बेटा एक बात और सुनो, इंटरेस्टिंग बता दूं, जो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे होता है, जो यानी कि C4 साइकिल होती है, उसमें C4 में C3 भी होती है। समझ गए? खाली C4 में 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, तो 3 पहले से 2 कितने हो गए? 5। और 5 अगर एक बार में खर्च हो रहा है, एक कार्बन को फिक्स करने में 5 ATP और 2 NADPH, किसमें? C4 में। अगर वो कहने लगे एक ग्लूकोज में कितने खर्च होते हैं, तो क्या कितने बताओगे? 30 ATP और 12 NADPH। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको कभी लिखनी चाहिए, मतलब दिमाग शक्ति होनी चाहिए। और यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ जाता है। एक कार्बन की बात करेगा तो क्या बताएंगे, एक ग्लूकोज की बात करेगा तो क्या बताएंगे। ये बात समझे? चलो और बता दे तुम्हें, ये चलेगा नहीं बात है। ये क्या बोल रहा है इसमें भाई? ये कैसे हटेगा? सही कैसे होगा? नहीं वो तो हो गया, लेकिन बोलना कैसे बंद करेगा? वहाँ से प्लग कर यहाँ नहीं, ये बोल कहाँ पे? यही बोल रहा है ना? प्लग तो यही रहा, ये बोलता ये बोल रहा है, जी, हाँ ये बोल रहा है। यही बोल। इसका स्विच देखिए, यहाँ इसमें होगा लगा, इसमें स्विच है देखा? तो क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन। अगर वो CO2 से बाइंड करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। लेकिन अगर वो CO2 से बाइंड ना करके O2 से बाइंड कर रहा है तो वहां क्या बचता है? वहां यानी कि फोटो रेस्पिरेशन होगा। खाली हम इतना करते हैं बेटा, रुबिस्को को C4 जो प्लांट होते हैं उसमें रुबिस्को को हमने छिपा देते हैं, कहाँ? बंडल C सेल में। और बंडल C सेल में O2 CO2 नहीं जाती हैं, वहां हम CO2 को एक दूसरी फॉर्म में लेके जाते हैं। किस फॉर्म में? मैलिक एसिड फॉर्म में। जिससे क्या होता है कि जब जहां रुबिस्को के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं तो फिर उसके बाद वो फोटो रेस्पिरेशन कैसे करेगा? समझ में आया? समझ नहीं आया? ये होता है बस। तो हम लोग चलो ये देखते हैं। ये कैसा हो गया अभी? अरे इसमें कुछ नहीं हो रहा।
बेटा की कमी हो गई। अरे ये क्या चल रहा है भाई देखना। सर दूध भी पड़ गई थी नहीं इसकी स्क्रीन खराब हो गई विटामिन सी की। सर बॉडी हाँ, इसकी ऊपर की स्क्रीन खराब हो गई। हाँ अरे ऐसा हो सकता है यहाँ चेक सर इसको कुछ हटा दो। बैठ जाएगा तू। ये स्विच ऑफ कैसे होगा यहाँ से होगा ना। शट डाउन ना अभी चलेगा। हो गया। आज लाइट बहुत जा रही है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? सर हमारे तरफ नहीं जा पढ़ लो बेटा, तो पढ़ लो। आप लोग किताब हमारे पास नहीं है। क्या कर रहा है अम्मानी जी? ये अम्मानी जी होंगे हमारी नहीं है। सर कुछ नहीं कहा। क्या कर रहा है अम्मानी बताओ? सर ये कहा अगर ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो सामने वाले का सिलेक्शन रह जाएगा। ये मैं रहेगा मुझे क्या रहेगा। अच्छा किसी दूसरे का सर सामने वाले बंदे का बड़ा सोचता है कि अच्छा इंसान अच्छा अच्छा, मतलब तुम मत पढ़ो है, दूसरा हाथ से ना ले, दूसरे वो अपनी चीज दूसरे दे रहे हो। आदमी तो कैसे सोचता है। अच्छा, सही है, अच्छी समझ है तुम्हारी। बेटा हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहीं पे थे। आप लोग की मॉस्फेट समझ गए होंगे ना? आप लोग डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। बेटा देखो, ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ देखो, पहला लिखा है, देखो ध्यान समझ लेना। पहला लिखा है सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अंडरलाइन कर लो इसे। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। और इससे क्या होगा बेटा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द लुमेन ऑफ द थायलिक्वाइड, जिससे क्या होंगे हाइड्रोजन वहां पे स्टोर हो जाएंगे। दूसरा देखो क्या कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, protons are transported across the membrane. This happen because the primary receptor of electron which is located toward the outer side of the membrane transfer of its electron not an electron carrier but to hydrogen carrier. ये कैसा होता है PQ हाइड्रोजन कैरियर, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये भी आप लोग लिख लो, इसे भी अंडरलाइन कर लो, but to an hydrogen carrier। अब ये कह रहा है देखो this molecule remove a proton from the अरे यार अच्छा बहुत दिमाग खराब कर रहा है। स्ट्रोमा साइड से कहां भेजता है? ल्यूमेन साइड में, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा मैंने क्या बताया था कि NADPH ब्लड ट्रांसजेंडर होता है, वो कहां होता है? आउटर साइड में। इन तीनों को ध्यान कर लो। ये है तुम्हारा कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर क्वेश्चन आया तो यहां से वो स्टेटमेंट से देगा और आपसे पूछ लेगा कहां पे क्या होता है। आप लोग जब भी पेपर देते हो एक बात और ध्यान रखना, अब पेपर में पता है मुझे लग रहा है जो पर्सनली जो बच्चों से डिस्टर्ब किया जाएगा वो ऐसे किया जाएगा, बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक से। जैसे उसने दे दिया ऑलमोस्ट, एक स्टेटमेंट दे देगा ऑल। आप लोगों को लग रहा है उसके बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी आपसे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि ऑलमोस्ट कौन सा है और ऑल कौन सा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है छोटी छोटी मिस्टेक कैसे कैसे उनसे बचें।
जो अगर स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट को कभी मान लेना है कि ये ठीक है, वरना वो ठीक, वरना तुम गलती कर दोगे। ये चल भी जाएगा नहीं चलेगा आज? आपके लिए नहीं चला। हैं? बेटा आपको ये समझ गया बताओ। और तीसरा देखो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, द एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइट। कहाँ पे ये स्ट्रोमा साइट। तो ये तीनों को आप लोग क्या कर लो, अंडरलाइन। अगर आपको इतना पता है इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल क्या हुआ कि प्रोटॉन कहाँ ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन लीमन में, और स्ट्रोमा साइट क्या होंगे, कम। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से। देखो लिखा है वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएस यूज। इनका यूज कहाँ करेंगे, तो कहाँ करेंगे, डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ बेटा ये लिखा हुआ है कि हम लोग अब कहाँ कहाँ पे करेंगे यूज इनका। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ से द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, और जो मेन है वो क्या है, केल्विन साइकिल। अच्छा हम लोग बताओ बेटा यहाँ कह रहे थे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ये किताब इन्होंने इतने बेकार तरीके से बनाई हुई है ना कि बच्चे को एकदम से अब देखो यहाँ लिख दिया है ना द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, जब आपको केल्विन साइकिल एच एंड सेलेक्ट पाथवे अलग अलग पढ़ाना ही है तो ये क्यों लिख रहे हो, अलग अलग ही बता दो ये बात। अब उन्होंने एक ही टॉपिक में लिख दिया है कि C3 और C4। आप लोग बताओ बेटा, सब बच्चों बताओ C3 साइकिल में प्राइमरी CO2 सेक्टर कौन होता है, C3 में RUP कौन होता है, और C4 में कौन होता है, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो आप लोग बताओ जो RUP होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन। कितना होता है, 5 कार्बन। तो हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं, पहले ये समझ लो आप लोग। यहाँ देखो ये है तुम्हारी क्या, केल्विन साइकिल। क्या है, यहाँ देखो बच्चों, देखो एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा, आपको तो डार्क रिएक्शन मैंने कहा था CO2 का यूज होता है, सही है। किससे आएगा, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये CO2 को एक्सेप्ट कौन करेगा, RUP कौन करेगा बेटा, इसको बोलते हैं RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये कितने कार्बन होता है, ये होता है 5 कार्बन। कितने कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है। आप लोग बताओ एक कार्बन यहाँ है, ये कितना बनेगा, 6 कार्बन। यानी कि यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा वो कितने कार्बन बनेगा, 3 कार्बन। सुनो हाँ 6 कार्बन फिक्स होंगे, हो गए। तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। ये बात समझे आप लोग, क्या हुआ, 5 कार्बन का RUP है, 1 कार्बन वहां से आया, क्या कितना होगा, 6 कार्बन, और 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। आया समझ में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं। और अब आप लोग बताओ बेटा, एक बात बताओ मुझे, आप लोग बताओ कार्बोक्सिलेशन हुआ, अब ये बेटा अभी 1 कार्बन फिक्स हुआ है। कितना हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्लूकोज बनाऊंगा C6H12O6, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 6। इसका मतलब हमें साइकिल कितने टाइम चलानी पड़ेगी, 6 टाइम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, जितने एनएडीपी खर्च हो रहे हैं, उनके कितने कर दो, इनटू 6। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। जहाँ पे आपको बताया NADPH किस में कन्वर्ट होता है, NADP में, और ATP कन्वर्ट होता है ADP में। मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको बताया, आप लोग बताओ 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो यहाँ 2 ATP और 2 NADPH खर्च हो जाएंगे। अभी मैं 1 कार्बन बात कर रहा हूँ, समझ गए। इसके बाद आपको बताया यहाँ से ये 3-3 कार्बन 2 है ना, यहाँ से ये ट्राइवेट फॉस्फेट से 1 कार्बन निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा, सुक्रोज, इसके बाद ग्लूकोज, उसके वो ग्लूकोज, इसके बाद सुक्रोज, उसके बाद स्टार्च। बेटा इसके बाद होता है तीसरा प्रोसेस, रीजनरेशन। कौन सा होता है, देखो पहला कार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। अब ये RUP द्वारा बनता है तो भी क्या खर्च होता है, 1 ATP। कितना होता है, 1 ATP डिकन्वर्ट होगा, और फिर से क्या बन जाएगा, RUP। आप लोग मुझे खाली इतना बताओ, अगर 2 ATP ये हैं और 1 ये हो गया, तो टोटल ATP कितने खर्च हुए, 3। मैं बोल सकता हूँ यहाँ ATP खर्च हुए 3, सही है। और बेटा NADPH कितने हुए, 2, तो 2 यहाँ पे खर्च हो गए NADPH। तो आप लोग मुझे ये बताओ टोटल कितना हो गया, 3 ATP। ये 1 कार्बन की बात हो रही है, कितने कार्बन हो रही है,
एक कार्बन बोल दो, ये बोल दो एक C3 साइकिल, यानी कि 1 C3 साइकिल बात हो रही है। अब आपको बताए, अब मुझे करना है क्या, ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि यहाँ तो ग्लूकोज बनाना है ना। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं 6, इसका मतलब ये कितनी बार चलेगी 6 बार, और 6 बार चलेगी तो मतलब अब बात होगी, देखो ये वाली जो बात हो रही है बेटा, ये हो रही है, ये वाली बात हो रही है एक केल्विन साइकिल की। किसकी बात हो रही है, एक। अब आप लोग बताओ, अगर मैं बात करूं एक ग्लूकोज की, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 6 इंटू 3 मतलब 18 ATP और 6 इंटू 2 यानी कि 12 NADPH। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए C3 प्लांट को कितना खर्च करना पड़ता है, 18 ATP और 12 NADPH, जो किससे बने, लाइट रिएक्शन से। आप लोग बताओ C3 साइकिल कहाँ पे होती है, म्यूजिबल सेल में। आप लोग ये बताओ यहाँ मेन एंजाइम कौन सा होगा, रोबिस्को। कौन सा होगा, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर कौन है, RUP। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर आपको इतनी सारी बातें पता है तो ये तो पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछेगा, कितने स्टेप में हुआ साइकिल, 3। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। बस अब देखो मैं पूरे ओवरऑल आपको बताऊं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस प्लांट में C3 साइकिल होती है यानी केल्विन साइकिल होती है, उस प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट। ये कहाँ होती है, तो ये मेसोफिल सेल में होती है। ये क्यों होती है, ग्लूकोज का बनाने के लिए यानी CO2 को फिक्स करने के लिए। एक CO2 फिक्सेशन में केल्विन साइकिल में कितने रुपए खर्च होते हैं, तो 3 ATP और 2 NADPH। हमें बनाना है ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज बनाएंगे तो 6 कार्बन फिक्स होंगे, तो 6 टाइम चलानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि 6 टाइम चलाएंगे तो 6 3 18 ATP और 12 NADPH खर्च हो जाएंगे। दूसरा, एक साइकिल कितने स्टेप में होती है, 3। पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन, और तीसरा क्या होता है, रीजनरेशन। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ फर्स्ट कंपाउंड बना कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल बने, 2। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, C3 साइकिल। ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर कौन होगा, तो कौन होगा, RUP। मेन एंजाइम कौन सा है, रोबिस्को। हो गया, बस यही तो आपको ध्यान रखना है। और ये कितने % प्लांटों में होती है, तो होती है 80% प्लांटों में C3 साइकिल। बताओ कितने बच्चों की टोटल। अगर आपको इतनी बातें पता है, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर, फर्स्ट कौन सा कंपाउंड बन रहा है ये पता है आपको अगर ये पता है कि कितने ATP खर्च हो रहे हैं, कितने NADP खर्च हो रहे हैं, ये हो कहाँ रही है, क्यों हो रही है, बस बात है। आप लोग बताओ C3 वाले समझ गए बेटा। यहाँ मेन एंजाइम कौन सा था, रोबिस्को। सही है, ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको रोबिस्को की जो बदतमीजी पहले बता दी है, क्या कि रोबिस्को के पास अगर CO2 ज्यादा तो CO2 से बाइंड, और अगर रोबिस्को के पास O2 ज्यादा तो O2 से बाइंड। सही है। अब आप लोग बताओ, आप तो ये चाह रहा है ना CO2 से बाइंड करें, आप क्या प्लांट तो ये चाह रहा है ना, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, ग्लूकोज। भाई उसने लाइट रिएक्शन की है तो ग्लूकोज बनाने के लिए की है। अब वहां पे O2 बाइंड हो जाए और सोचो ATP भी खर्च हो जाए तो बनाए हैं, और ग्लूकोज भी ना बने, तो क्या फायदा प्लांट के लिए। तो अब कुछ गॉड ने क्या किया, C4 प्लांट को कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस दी। क्या दी वो समझे ठीक करके सुनो। भाई नेचर ने सोचा कि कहीं ना कहीं C3 प्लांट ठीक है, सर्वाइव। आपको बताए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ C4 प्लांट क्यों एडवांस है, बेटा वो इसी वजह से एडवांस है क्योंकि उनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। समझे बात को। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि नेचर ने उन्हें क्या दिया है, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस दी है। क्या दी है कि C4 प्लांट होंगे उनमें रिबोस्को मेसोफिल सेल नहीं होगा, वो कहाँ होगा, बंडल सी सेल में। मतलब अब ऐसी सेल बना दी कि भाई वहां पे O2 CO2 जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो रिबोस्को O2 से बाइंड करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि फिर क्या नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। समझे बात को। तो क्या होता है वो थोड़ा समझो, आ जाओ आप लोग बताओ, ये समझ गए बेटा, समझ गए। चलो अब देखो मैं थोड़ा कहानी समझाता हूँ आपको C4 की। देखो यहाँ पे लिखा तो ये सब आप लोग कह रहे थे, 6 CO2 18 ATP कन्वर्ट होंगे 18 ATP में, यानी खर्च हुआ यहाँ पे, और अब 12 NADPH कन्वर्ट होंगे 12 NADP में। इसका मतलब यहाँ पे 6 CO2 से क्या बन गया,
एक ग्लूकोज। ये ध्यान रखना है आपको C3 साइकिल। 3 स्टेप में साइकिल हुई थी, जहां पे पहला था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था रिडक्शन और तीसरा था रीजनरेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ी C4 की। इस वक्त करते हैं बच्चों C4 की। देखो अब होता क्या है पता है, मैं आपको चीजें बताऊं। जैसे मान लो एनिमल होते हैं, एनिमल जैसे ये देखो, जैसे एनिमल मान लो डेजर्ट में रह रहा है, तो आप लोग बताओ कि उसके पास एक्स्ट्रा मैग्नीशियम भगवान ने नहीं दिएगा? दिए। जैसे ऊंट है, उसके पास एक मैकेनिज्म है कि वो पानी को कम पिएगा, बार बार प्यास नहीं लगती क्योंकि वो वहां रहना है उसे। ऐसे ही आपने देखा होगा जो बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं एनिमल, उनके आपने वो पैर छोटे होते हैं, होता है। तो वो क्यों होता है ऐसा? जिससे कि हीट लॉस ज्यादा ना हो। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैग्नीशियम ऐसे मिलता है। तो ऐसे प्लांट के साथ है, जो प्लांट जहां रह रहा है तो वहां पे उस प्लांट के लिए ये मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस दी है। जैसे C4 में क्या है, देखो क्या क्या है, पहले समझ लो आप लोग। बेटा पहला को आप ध्यान रखना, C4 में यहाँ यही बता रहा हूँ, C4 में एक एनाटॉमी होती है, इसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि C4 प्लांट के पास एक्स्ट्रा क्या होता है, तो आप बोलोगे क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज बनेगा वो 2 सेल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब एक करेगी तुम्हारी कौन सेल, मेसोफिल सेल, और एक करेगी बंडल सी सेल। अब होता कैसे थोड़ा इधर समझ लेते हैं। अच्छा अरे क्या हुआ है, होता कैसे होता है इधर समझ लो थोड़ा सा बेटा। यहाँ देखो, फिर मैं ओवरऑल आपको C3 और C4 में डिफरेंसेस बताऊंगा। देखो यहां आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो ये कैसे हो रही है। देखो यहां मैंने कहा था एक्स्ट्रा मैग्नीशियम होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। तो आप लोग ये भी नाम ध्यान रखना है, यहां कुछ ऐसा होता है जिसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। अब आप लोग अगर सही समझिए तो आप समझ में आ जाएगा पूरा। देखो यहां बेटा ऐसा हुआ है, यहां ऐसा ये है, एक सेल है जिसे हमने बोल दिया कौन सी सेल है? मेसोफिल सेल। कौन सी है? और एक सेल कौन सी है? बंडल सी सेल। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाली है मेसोफिल सेल, और ये वाली कौन सी है? बंडल सी सेल। सबसे मेन प्रॉब्लम तो कौन कर रहा था? रोबिस्को कर रहा था ना। कौन कर रहा था? रोबिस्को। प्रॉब्लम वही थी ना। अब यहाँ होता क्या है, ये देखो बेटा, बंडल सी सेल जो होती है वो गैस के लिए इम्परवियस होती हैं। कैसे होती हैं? इम्परवियस। मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 नहीं आ सकता इन सेल में, और उन सेल में आ सकता है। अब मैं क्या करूंगा? मैं भी ऐसा करूंगा, मैं यहाँ CO2 को लेके आऊंगा, इन सेल में तो आ जाएगा ना, लेकिन CO2 को मैं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। और कौन सी फॉर्म में? मैलिक एसिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? मतलब ऐसा होगा, देखो इधर देखो बच्चों, यहाँ देखो CO2 आया, सही है। आप लोग बताओ वहां पे CO2 आ रहा था C3 साइकिल में, तो कौन रिसीव कर रहा था? RuPP। और यहाँ कौन करेगा? PEP। सही है। और वहां पे बताओ RuP कितने कार्बन कंपाउंड था? 5। कितने कार्बन था? और ये कितने कार्बन है? 3। सबसे मेन बात तो यही है, आपको याद रखनी है। इसके बाद वहां पे क्या बना था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ का बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि OAA। और बेटा ये कितने कार्बन होगा? 3 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये कितने कार्बन होगा? 4 कार्बन। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वहां एंजाइम कौन सा था? रोबिस्को। और यहाँ कौन सा है? पेप्को। समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ गए? अब दूसरा सुनो, ये ऑक्जेलो एसिड से कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। किस होता है? मैलिक एसिड में। अब आप लोग बताओ, इसके अंदर O2 CO2 नहीं जाएगी ना, लेकिन मैलिक एसिड जाएगा। ये यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद सुनो, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट,
बेटा यहाँ आया, यहाँ आने के बाद अब होता है फिर से इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, जो वहां हमें कार्बन मिल रहा था अब वो यहाँ मिला है। हमेशा ध्यान रखना ग्लूकोज हमेशा केल्विन साइकिल से ही बनेगा, यहाँ पे भी। अब पता है क्या होगा, देखो मैंने एक CO2 यहाँ निकाल लिया और बकाया जो क्या बन गया एस पार्टिकल, क्या बनता है, कौन सा होता है, पायरुविक एसिड ना। हाँ वो तो मैंने कैसे लिखा, हाँ सही है, यहाँ बनता क्या पायरुविक एसिड, सही। यहाँ देखो बेटा, अब ये जो बन गया पायरुविक एसिड, ठीक है, चलो ये लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो, इधर देखो एक CO2 निकला तो यहाँ कितने कार्बन बचेगा, 3 कार्बन बचेगा। और बेटा इसका क्या हो जाएगा, रीजनरेशन फिर से, किसका, PEP में क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। ध्यान समझना एक बार में। और आप लोग बताओ, अभी CO2 को मैं क्या करूंगा पता है, इस CO2 को लेके मैं फिर से चलाऊंगा क्या, C3 साइकिल, जो मैंने वहां पे C3 में चला ही चुके हैं। एक यहाँ देखो, और यहाँ एंजाइम कौन सा है, ये वाला रोबिस्को यहाँ पे है। अब बताओ बेटा ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने यहाँ क्यों चलाया, क्योंकि मुझे यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं चाहिए था। अब बताओ क्या होगा फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके पास कभी ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं CO2 किस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, मैलिक एसिड फॉर्म में। अब आप लोग बताओ C3 साइकिल होगी और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमेशा केल्विन साइकिल से बना लो, यहाँ पे भी, यहाँ बस ये एक्स्ट्रा प्रोसेस दरवाजा हुआ है। और यही इससे क्या फायदा मिले से कि यहाँ फोटो रेस्पिरेशन अब नहीं होगा। अरे यार वो चला गया, अब नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको बताओ, एक बात समझ गए। अब आप लोग मुझे ये बताओ खाली कि जो वहां पे यहाँ पे जो था डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, उसके बाद बताओ कि यहाँ पे सीधी साइकिल नहीं चली थी, चली थी ना। आप लोग बताओ, अब इसमें एक्स्ट्रा देखो यार, बात सुनना आप लोग, 3 ATP तो वही वाले जो C3 में खर्च हो रहे थे वो यहाँ भी होंगे, खाली जो रीजनरेशन किया है हमने वहां पे 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च होते हैं, इसलिए C4 में होते हैं 5 ATP। कितने होते हैं, 5। और NADP चलिए रहेंगे कितने, 2। तो इसका मतलब अगर एक ग्लूकोज की बात करेगा तो कितने ATP हो जाएंगे, 30। और अगर NADP की बात करेंगे कितने हो जाएंगे, 12। समझ गए, ये है डिफरेंस C3 और C4 में। हालांकि C4 साइकिल में मैंने पहले भी कहा था कि C3 साइकिल होता है ना बाद में। अब आप लोग बताओ यहाँ पे CO2 फिक्सेशन कितनी बार हुआ, 2 बार, और वहां पे कितनी बार हुआ था, 1 बार। समझ गए, चलो एक बार आप लोग पढ़ो जब तक, लाइट आ रही है। ये कहां से बन गया, आप लोग सबके पास किताब है, आप लोगों जो C3 C4 के बाद टेबल है पीछे, है टेबल एक, वो एक बार पढ़ो बैठ के, भर लीजिए जिसने मेरी हुआ बैठ के, C3 और C4 में क्या क्या डिफरेंस है वो समझो। जम्मा नहीं बैठ जाएगा। ये बारिश कौन सा टाइम हो रही भाई, बारिश नहीं हो रही, नहीं आपको पता नहीं है, बारिश अगर होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, गेहूँ बेकार हो जाएगा। लेकिन ये बताओ बारिश तो हुई थी ना, कब,
बस तो धीरे से आप से करते बेटा पढ़ो आप लोग। तुम लोग के पास किताब नहीं है? हैं? हैगी तो देखो किताब में। क्या कर रहा है? रुचि जाएगा। सर अपनी बात नहीं मैंने देखा ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की बात की थी वो भी मैं नहीं मेरा भैया जा रहा है और क्या रसिया से चले जाएगा, चले गया तो और लगेगा और। भारत का लेकिन अमेरिका मत करना चले जाना पाकिस्तान से जाएगा। ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड सर थोड़ा बहुत भारत को पढ़ने देना बेटा मुझे लगता है पता है आप लोग जो भी करो ठीक है भारत में ही करो, बाहर जाके बहुत प्रॉब्लम है। तो लगता है भैया जा जो जा रहा है अच्छी बात है, मैं तो नहीं कहूँ मत जाओ, लेकिन आप लोग सोचो अगर अभी आपको रुद्रपुर भेजा है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लगेगा दूसरे देश में आ गए, और जब तुम दूसरे देश में ही जाओ तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमें क्यों सर क्या है ये सब 2-3 साल कमाया उसके बाद कैसा रहता हम जाता है उसके बाद बिजनेस खोलो, ये सही रहेगा। अरे यही सब कहते हैं सबका। और ये सेटल हो जाते हैं बाहर जाने के बाद फिर चेंज होता है। सही है भारत में ऐसा मत होता है। नागरिकों की यह बहुत चीज है। मेरी कोई नाटक नहीं लंदन की हाँ जरूरी चीज है। अब वो रहते हैं बाहर। सर उसके बैच में जाएगा सीडीएस क्या? प्राइवेट सीडीएस CDS हाँ सर क्या लेना है? नहीं सर दीदी का दे ना CDS तैयारी करना है। हाँ मतलब तैयारी कर रही है प्राइवेट बैच भी कर तो वैसे कहाँ यहीं पे आने लगे अगली साल से? अगली साल इस बार उनका पेपर है तो अभी पीलीभीत में? पता नहीं सर कहाँ नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, पीलीभीत की तैयारी देंगे। हाँ पीलीभीत से बोल रही थी CDS का बैच, CDS मैं तो जानता नहीं क्या होता है। सर क्या होगा ये तो होता है ऐसे अगर यूपीएससी तो हो सकता है कोचिंग करवाते होंगे तैयारी बहुत सारे लोग। बोल रही थी मैं तो पूछ नहीं रही सर जेई तैयारी नहीं है जेई का बैच नहीं लगता है। बैच नहीं रहता बच्चे यहाँ हाँ सर। जेई के बच्चे कहाँ जाएंगे यार, उसके 2 चांस होते हैं खाली। नीट के बच्चे तो आ नहीं रहे, तुम कह रहे जेई की बात कर रहे हो। सर थोड़ा
लोगों से, ये चलेगा नहीं लग रहा है। सर छुट्टी करो, नींद लग रही है। छुट्टी कर दो, छुट्टी क्यों हो रही है? अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। बच्चा घर पढ़ने में आए। बर्थडे है। हाँ घर पे तुम पढ़ाई कर ही रहे हो, बहुत मेहनत से कर रहे हो। ये दोनों बहनें बहुत पढ़ाई करती हैं घर पे हैं? दोनों पढ़ाई करते नहीं करते हो? करते हो? तुम लोग एक दूसरे को पढ़ाई के लिए कहा करो कि तुम पढ़ाई करो तो मेरा मन लगेगा, मैं पढ़ाई करूँ तुम्हारा मन लगेगा, हैं? ये दूर भागते हो? ऐसा नहीं करते कि वही मत कर, चल सोते हैं, ऐसे ही करते हो? बहुत बढ़िया। दो लोगों में एक नुकसान होता है, अगर एक लोग मोटिवेट करने वाला हो तो अच्छी बात है, और अगर डिमोटिव वाला मिल गया पर्सन तो फिर बड़ा परेशान हो जाता है। आप ये दोनों तो कहते ही नहीं सर, वो मूड पे डिपेंड है। अगर मन कर रहा है तो दोनों करके रहेंगे, वैसे एक सोने चला गया मूड चला गया। तुम लोग सोते ही साथ में होने लगा है, इसका मतलब है क्या बात है। चलो जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे हो नहीं सकती सब भाई को लड़ने की क्योंकि तुम छोटी बड़ी बहनें हो ना, वो बराबर नहीं है एक दूसरे के। हमसे सारी बड़ी है। हैं? हमसे सारी बड़ी है। सबसे छोटे हैं। इन लोगों का जायका डिवाइड हुआ होगा तो इनकी मेंटली होता है, वो मेंटली प्रिपरेशन हुई है, वो सेम हुई है अभी, तो इनकी सोच भी सेम है, सब कुछ सेम है, समझ रहे हो? और तुम्हारी छोटी बहन और बड़ी बहन में डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा। तुम लोग वीडियो बना लो, रिंकी पिंकी तरह आती चिंकी पिंकी। वो एक मैंने वीडियो देखा था, उसका पता है वो क्या कह रही थी? कब सुना किसका? कपिल शर्मा। कि तुमको खाना है, वो ऐसा कुछ कर रहा था, इसको या मुझको ऐसा कर रहा था, हाँ, यही बोलती है। लेकिन वो बिल्कुल सेम है करती जैसी। वो आवाज भी सेम इन लोगों में तो डिफरेंस है काफी। मैं विचार नहीं दूंगा, आराम से कहूँगा ये नित्य आने इधर वाली। हाँ देखो है पता, चलो इधर हम लोग बात करते हैं। हाँ सब तो रहा है, देखते हैं कौन। एक मैंने 10th वाला केस देखा था, एक भाई का पेपर और दूसरा दिया है आराम से, किसी को भी बताने लगा, कहते बिल्कुल सेम थे वो। ऐसे ही होता है। और सुनो, एक वो सब पहले से तैयार होता है, एक आर्मी में लगा, जैसे मतलब उनका किसी का प्लान नहीं था आर्मी में जाना है, लेकिन उनका एक लड़का आर्मी में लगा, अगले साल दूसरे की भी ज्वाइनिंग हुई उससे, दोनों आर्मी में, मतलब दोनों तैयारी कर रहे हो, कैसी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आर्मी में दोनों की ज्वाइनिंग हुई। अब वो दोनों आर्मी में हैं और वो एकदम सेम है, जैसे ये लोग थोड़ा डिफरेंसेस हैं, हालांकि ये भी दो एक्टिंग तो पूरी एक जैसी करते हैं, लेकिन कपड़े बड़े हो गए, बाल हो गए, लेकिन वो तो करते ही सेम एकदम। तुम यही कहोगे कि एक ही आदमी बैठा है, ऐसा हो सकता है? मतलब मुझे अब तक पहचान नहीं हुई कि मैं वो नाम कौन सा है किसका, सोचो। तो वो 10th से 12th के बढ़ते ही एक का पेपर दूसरा दिया है। तुम लोग भी ऐसे ही करना, ऐसा मत करना, ठीक है? लेकिन तुम लोग पहचान थोड़ी बहुत हो जाएगी अगर वो डेली देख रहा है तो। चलो देखो, वैसे तो सही है, अगर एक ज्यादा अच्छा है बच्चा ना पढ़ने में तो पहले खुद नीट निकाले, उसके बाद दूसरा निकलवाए, बन गया दोनों डॉक्टर जो कर लो चेक। लेकिन आंखों का रेटिना वगैरह से होता है तो बहुत सा हो गया। यहाँ देखो बेटा, हम लोगों ने C4 पढ़ा था अभी, देखो वो यही तो पढ़ा था। देखो यहाँ पे क्या होता है, C4 में क्या क्या डिफरेंस है वो समझा दूंगा आपको। देखो
वहां पे हमने देखा था कि खाली कौन सेल थे, मीजोफिल सेल, लेकिन यहाँ कौन सेल है, दो। ये कौन सा है, मीजोफिल, और बेटा ये वाला कौन सा है, बंडल सी। आप लोग ये बताओ बच्चों मुझे, बोलो मतलब, आप लोग ये बताओ, देखो यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैंने आपको बताया था वहां से लग रहा था। देखो वहां पे क्या हुआ, CO2 आया, ध्यान समझना। बताओ फर्स्ट CO2 सेक्टर कौन है, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये है, सही है। ये कितने कार्बन है बताओ, 3 कार्बन, आप लोग बोलो बेटा। और वहां पे RUP कितने कार्बन था, 5 कार्बन। ध्यान रखना आपको, यहाँ फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है C4 एसिड बन रहा है, कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आप लोग बताओ ये ट्रांसपोर्ट हुआ और ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, मतलब CO2 फिर से क्या हो गया, रिलीज कर दिया, और C3 एसिड बचा, और C3 का रिजोनेशन हो गया, और फिर से क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। आप लोग बताओ ये CO2 का यूज कहाँ होगा, यहाँ कैल्विन साइकिल में। अब C3 साइकिल होगी, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज। फायदा इतना हुआ, खाली जो रुबिस्को एंजाइम था वो मैंने कहाँ ले आया यहाँ पे। और आप लोग बताओ अगर रुबिस्को यहाँ पे आ गया तो बच्चों यहाँ देखो ये, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन आएगी नहीं, ऑक्सीजन आएगी नहीं तो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। समझ गए, ये एडवांसमेंट है किसके लिए, C4 प्लांट्स के लिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये देखो ये C3 साइकिल में आप लोग बताओ मैंने कितने ATP बताए थे, 3 ATP। कितने बताए थे, 3 ATP बताए थे। और बेटा यहाँ NADPH कितने बताए थे, 2, जो खर्च हो रहे हैं। खाली यहाँ पे 2 ATP जो रिजनरेशन होगा, यहाँ पे यहाँ 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होंगे, यानी कि ATP कन्वर्ट हो जाएंगे ADP में। तो मैं 2 ATP ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोग बताओ टोटल जो C4 साइकिल हुई है उसमें कितने ATP हो गए, 5। ये कहानी का किसकी है, 1 साइकिल की, यानी कि C4, ठीक है। और अगर वो एक ग्लूकोज की बात करेगा तो आप लोग क्या कितना बताओगे, 5 छक्का 30, यानी 5 × 6 कितने ATP जाएंगे, 30 ATP। और अगर NADPH की बात करूंगा तो 2 छंग 12, और 12 क्या हो जाएंगे, NADPH। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 30 ATP खर्च करने पड़ते हैं और 12 NADPH। ये क्वेश्चन हर बार टेस्ट में आता है, अगर ये चैप्टर आएगा तो टेस्ट में जरूर आएगा। इसके बाद हर नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि एक C4 साइकिल में क्या होता है, एक C3 साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं। अब आप लोग बताओ जितने हमने ATP NADPH बनाए थे वही तो खर्च हो रहे हैं। अब ये खर्च होने के बाद क्या बन गया, ग्लूकोज। x की वैल्यू निकालना है, बैठ जाएगा, ये ऐसे लिखा है 2 × 6, ठीक है। सर 5x + 6 = 30 ATP, 2x - 6 = अब आप लोग, हाँ ठीक है, इधर देखो ये आप लोग ये बताओ बच्चे मुझे C3 और C4 साइकिल के बारे में समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ। अगर अब आपको करना क्या है घर पे जाके, जिन बच्चों का नहीं किया है वो सुन लो, तुमने किया तो किसी नहीं होगी। अब देखो ये प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, कौन सा है, फिर सुनो आप लोग रहा है बार-बार सर इसकी बात क्यों कर रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता लग जाए। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल मतलब बेकार प्रोसेस होता है। अब ये होता क्यों है, मैंने कहा था रुबिस्को कैसा एंजाइम है, वो क्या बोलते हैं यार, चल नहीं बोलूंगा यहाँ पे। रुबिस्को ऐसा एंजाइम है कि CO2 ज्यादा तो CO2 के पास चिपक गए, और O2 ज्यादा तो O2 के पास चिपक गए। अब आप लोग बताओ ये CO2 के पास चिपकेगा तो ठीक बात है, क्योंकि हमें तो ग्लूकोज बनाना है। लेकिन अगर ये O2 से चिपक गया तो गड़बड़ है भाई, कहानी फैल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ना तो ग्लूकोज बनेगा प्लांट के पास जो बनाना चाह रहा है वो, और क्या बन जाएगा, वेस्टफुल प्रोडक्ट बनेगा जिसका कोई फायदा भी नहीं है, और प्लांट को तो ग्लूकोज चाहिए ना। तो ये अब आप लोग बताओ ये कौन से प्लांट में होता है बेटा, C3 प्लांट में। C4 में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको हमने छिपा दिया है। तो यहाँ पे देखो, इधर देखो ये कह रहा है RUBP के साथ अगर CO2 बाइंड हो रहा है रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो हमें चाहिए। लेकिन अगर ये O2 के साथ बाइंड हुआ तो ये नहीं बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और नहीं बनाएगा तो प्लांट ग्लूकोज नहीं बनाएगा, और ग्लूकोज नहीं बनाएगा तो ये क्या फायदा इस साइकिल का। बल्कि जो प्लांट ने लाइट रिएक्शन किया है वो भी क्या हो गया, बेकार, ATP सब बेकार हो गया, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे वही बता रहा है, ठीक है। अगले जो ये वाला है जो ये प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला टेबल अच्छे से तैयार कर लिया, यहाँ पे क्या बताना, जैसे
ये कह रहा है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल कहाँ होती है? सीधी डिमांड में कहाँ होती है तो? और यहाँ कहाँ होती है? बंडल सेल में। आपको एक टेबल को पूरा भरना है, इनमें से देखना है कि क्या क्या होता है। अगर आपने ये डिफरेंस ही कवर कर लिए तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस मैं मान के चलता हूँ कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दो केस हो जाए अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं होगा क्योंकि वो यही सब बातें पूछता है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पूछता नहीं है। तो आप लोग ये बताओ, ये कर लो घर पे जाके। तो हम थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा समझ लो आप, इसका मतलब ये है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। समझो आप बेटा, यहां हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। देखो यहां पे एक नाम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, सुनो। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है वो समझो थोड़ा सा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम बी। ये पता किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। इन्होंने पता क्या बताया था? इन्होंने ये कहा था, सुनो, जैसे मान लो एक प्लांट है, ये बेटा प्लांट है, ये प्लांट है, इसे ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन से ऐसे फैक्टर होंगे डिसाइड करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा या फिर कम होगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, ये यहाँ देखो, जैसे मान लो पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है? CO2, क्या है? दूसरा फैक्टर है वाटर, तीसरा फैक्टर है क्लोरोफिल, ठीक है। चौथा फैक्टर क्या हो सकता है? हाँ लाइट हो सकता है, ठीक है। लाइट अभी लिखा है ना, लाइट, चलो ठीक है, इतने जाने दो अभी। अब मान लो इतने फैक्टर हैं जो मिलके क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सब चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे बात ये साइंटिस्ट ये बताना चाह रहे थे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूंगा तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा फैक्टर जो सबसे कम हो, ऐसा फैक्टर जो सबसे कम हो वो डिसाइड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। जैसे ध्यान देखो, मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, मैंने मान लिया यहाँ पे CO2 मैंने 100% दिया जितना प्लांट को चाहिए, मैंने H2O भी 100% दिया जितना चाहिए, मैंने क्लोरोफिल भी 100% दिया और मैंने A भी 100% दिया। आप लोग बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा? 100% रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना रहेगा? 100%, क्योंकि सब चीज क्या है? बराबर। अब सुनो, एक बार सुनो, मैंने बेटा पता क्या किया? मैंने CO2 को दिया 80% दूसरा केस में, और मैंने सोचा कि 20% अगर मैंने CO2 कम दी है तो मैं क्या करूं? वाटर को 120 कर दे रहा हूं। चलो मैंने वाटर दे दिया 120% और उसके बाद सब सारी चीजें कितनी है? 100%। आप लोग ये बताओ फोटोसिंथेसिस कितना होगा? 80%, क्योंकि सबसे कम क्या है? CO2 कितना है? 80%। इसका मतलब डिसाइड किसने किया कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा? CO2। इसका मतलब इस केस में कितना होगा? अब दूसरा सुनो, ये देखो, ये 80 है अभी भी, ये सारे 100 थे, अब मैंने इसको कर दिया 10%। अब बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होगा? 10%। इसका मतलब हुआ जो सबसे कम होगा वो करेगा डिसाइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि सबसे कम वाला क्या करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। समझ गए? कहानी बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है। आप लोग एक ये बात पता कैसे हो गई? ऐसे हो गई जैसे मैं अगर आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि बेटा आपके लिए मैं रहने के लिए बंगला लूंगा, घूमने के लिए क्या लूंगा? ऑडी, ठीक है, कार नहीं ऑडी, ठीक है, और घुमाने के लिए कहाँ ले जाऊंगा? ये मेला यहाँ पे सही है? नहीं ये नहीं, चलो मान लेता हूँ दुबई। और मैं आपसे कह दूं खाना नहीं दूंगा, तो आपको क्या ये सब चीजें चाहिए?
पिज्जा खा लीजिए। आप ये कहते खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा ना ऑडी या मैं कह दूं खाना ही बहुत अच्छा दूंगा लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? क्या ऐसा तो है नहीं कि आप ऑडी में घूम के सर्वाइव कर जाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर या जो चीजें हमें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उतने एवरेज तो होना चाहिए। अगर जो मिनिमम होगा उस एवरेज से वो करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड। समझे बात को? क्या मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझो, जैसे पिज्जा खा लेगा तुम्हें, यहाँ देखो क्या खाएगा, पिज्जा खाएगा मुकेश। बेटा ये और समझ लो तो इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये देखो ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पता कैसे आएगा? यहाँ देखो आप लोगों से ये पूछा जाएगा लाइट। अच्छा आप लोग ये बताओ लाइट और टेम्परेचर समझते हो? लाइट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंस क्या है लाइट में और टेम्परेचर में? हाँ बताओ। सर लाइट तो प्रकाश होगा, टेम्परेचर अलग होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना घटना। तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, बॉडी की बात ना हो रही है, वो नहीं बताओ। मतलब मैं एग्जांपल की तरफ देखो सुनो, लाइट का मतलब है जो सनलाइट आ रही है, लेकिन जैसे टेम्परेचर हर टाइम पे लगा हुआ, जी। जैसे सुबह को कम होगा हाँ लेकिन लाइट सुबह भी होगी, टेम्परेचर दोपहर में क्या होगा ज्यादा। अब तो समझ गए आप लोग, टेम्परेचर और लाइट में डिफरेंस होता है। लाइट मान लो सनलाइट और टेम्परेचर उसका कितना क्वांटिटी मतलब कितना टेम्परेचर है वो चीज। अब देखो जैसे लाइट यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ टेम्परेचर तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, अभी कुछ ना कुछ मतलब अच्छा खासा होगा। गर्मी लग रही है, मतलब गर्मी लग रही है, हाँ सही लग रहा है, तो इसका मतलब 30-35 तो होगा ही, यहाँ 30 होगा लग रहा होगा, ठीक है? अब देखो हाँ ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे ग्राफ है, क्या बता रहा है? ये पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है अगर लाइट इंटेंसिटी है बेटा और ये क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुनो यहाँ पे ये दिखाया गया है मिनिमम लाइट, क्या दिखाया गया? मिनिमम लाइट, और यहाँ दिखाया गया है मैक्सिमम लाइट। ये समझे आप लोग? यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है वो देखो बेटा, आप लोग ये बताओ कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके कैसा हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब समझ में आया? ये पूछता है कि बताओ ये वाला कौन सा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ। कौन सा है? वो ये पूछता है वो कौन सी लाइट में बनता है, तो वो बनता है मिनिमम लाइट में। कैसे? आप सुनो, जैसे कोई प्लांट है, आपने लाइट कम दी, सही है, मिनिमम लाइट हो जाता, आप जैसे जैसे लाइट बढ़ाओगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ये बात ठीक है। लेकिन आप लोग को सोचो एक टाइम पे आके आप कितनी भी लाइट दे दो प्लांट को क्या फर्क पड़ेगा? बल्कि और प्लांट क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अगर आप सनलाइट ज्यादा बढ़ा दोगे तो प्लांट पीला पड़ जाएगा, जो उसके पास फोटो पिगमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। आपने देखा ना ज्यादा सनलाइट होती है तो प्लांट पीले पड़ जाते हैं, बेकार सूख जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है लाइट के साथ साथ वो कौन सी लाइट में बढ़ता है? मिनिमम लाइट में। मैक्सिमम में उल्टा होता है, समझ गए? अगले देखो तो यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला कहाँ गया? एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज द फैक्टर बिकम लिमिटिंग। इसके बाद कोई दूसरा लिमिटिंग बन जाएगा लेकिन लाइट लिमिटिंग नहीं रहेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि 10% हम लोग क्या करते हैं सनलाइट का एब्जॉर्ब करता है, बकाया तो चाहिए नहीं। और बेटा यहाँ देखो तो आप लोग ये समझ गए? बताओ अगला आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा ये बताओ मुझे CO2 है, CO2 अगर ज्यादा देंगे तो प्लांट क्या खुश रहेगा? वो भी प्लांट के लिए कैसा बन जाएगा? टॉक्सिक। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि आप लोग कुछ खाना खाओ, एक लिमिट तक आपको अच्छा रहेगा, लेकिन अब आपसे क्या खाना खाते ही रहो तो क्या होगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी छोड़ रहा हूँ बस 1 मिनट। यहाँ बताओ तो C3 प्लांट के लिए आप लोग बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लगा थोड़ी, ये अपने फ्लो है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा CO2। आप लोग बताओ CO2 यहाँ पे C3 और C4 के लिए किसके लिए ज्यादा लिमिटिंग होगा? बता सकते हो बच्चा? ज्यादा लिमिटिंग C3 के लिए, क्योंकि C3 में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। इसका मतलब उससे ज्यादा जरूरत पड़ती है C3 को और C4 को, ठीक है? अगले देखो टेम्परेचर।
पता है आपको टेम्परेचर बढ़ा होगा फोटो तो बढ़ेगा, लेकिन 10 तक बढ़ेगा, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाटर, ये सुनो, वाटर का डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है? इनडायरेक्टली। अगर वाटर नहीं होगा तो डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, साइक्लिंग भी कर लेता है वो। लेकिन जब वाटर नहीं होगा तो प्लांट का लीफ मुड़ जाएगा, लीफ मुड़ जाएगा, लाइट नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी चीजें वाटर के बिना नहीं होंगी। तो इसका मतलब वाटर के लिए भी क्या है, ये लिमिटिंग है, ठीक है। तो ये सब थे फैक्टर अफेक्टिंग, चैप्टर हमारा हो गया, इसको एक बार पढ़ना, और मैं कल को चैप्टर पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल आ जाना